हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेक्चर 1 लेक्चर 2 में लगा चुके थे। चलिए 41 क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे बोला है इफ़ अ बिल्डिंग वायरिंग कंसिस्ट ऑफ अ 10 पॉइंट ऑफ अ 60 वाट लैम्प एंड 2 फैंस ऑफ 100 वाट ईच, डिटरमाइन द परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू द अर्थ ऑफ वोल्टेज 240। तो आपको यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है वो दोस्तों दिया है वोल्टेज इक्वल्स टू 240। ये आपको 240 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया। आगे आपको बोला है पावर 10.60 वाट, एक दिया है 60 वाट और दूसरा दिया है 2 फैंस 100 वाट वाटर, यानी कि 100 वाट दिया है। यानी कि अपन को टोटल जो वाट दिया है ये दिया है 160 वाट। हमको यहाँ पे पावर दिया है, वोल्टेज निकालना दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स आर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि पी इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखेंगे 240 इंटू 240 अपॉन पी आपको दिया गया यहाँ पे 160 है ना, 160। तो हम लोग कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स और ये होगा आपका 2 टाइम्स। इसे आप मल्टीप्लाई इसे काटेंगे तो आपका आएगा 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 360 किलो ओम है ना, 360 किलो ओम। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम पॉइंट इसमें लगाएं तो ये 0.360 और किलो से क्या बन जाएगा 0.360 मेगा ओम बन जाएगा। क्या बनेगा? मेगा ओम। यानी कि ऑप्शन ए इज योर, यानी कि फर्स्ट इज योर राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसे 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं जो पिछले बार यूपी आरवीएनएल में पूछे गए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी अनअकैडमी में बता दूं कि अनअकैडमी हाल ही में एक स्पेशल ऑफर लेके आया अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो डिफरेंट फैकल्टी लाइक मैं अपनी बात करूं तो आप अगर मेरा कोर्स का यूज़ करेंगे, लाइक मेरा कोड का यूज़ करेंगे झासर10, तो दोस्तों अगर आप मेरे कोड का यूज़ करके एनरोल करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हो, जो कि अनअकैडमी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे है ना। और आप परचेसिंग वाला भी इसमें ले सकते हो। तो 10 ईयर्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर हैं यहाँ पे। आप अपना टेस्ट का लेवल चेक कर सकते हो कि भाई आपकी कितनी प्रिपरेशन है, और आप ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो लोग गेट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और PYQ टेस्ट सीरीज ला के अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप मेरे कोड का जरूर इस्तेमाल करें, झासर10 आई ऑलरेडी डिस्कस। अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ तो यहाँ पे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। किस केस में मिलेगी? जब आप 51 यानी कि जब आप एक अच्छी रैंक लाते हो इस टेस्ट में, तो आप जो भी कोर्सेज परचेज करेंगे उसमें 50% तक का स्कॉलरशिप गेट ईएससी के लिए आपको मिल जाता है। ऐसे ही आपका 1% आता है टॉप तो 30% स्कॉलरशिप, आपका टॉप 10% आता है तो 15% स्कॉलरशिप मिलेगी, और बॉटम 90% आती है तो 10% तक का यहाँ पे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ अगर आप मेरे कोड का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस कोड का इस्तेमाल करने के बाद ही उसके साथ ही आपको 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को मेरा कोड नहीं पता है मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ, नोट करके आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं नोट कर देता हूँ, झासर10 है ना, मेरा कोड है झासर10, झासर10। तो आप झासर10 याद रखिए, अनअकैडमी पर मेरा कोड है। किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए हो या आपके छोटे भाई बहन किसी को भी लेना हो, आप इस कोड का इस्तेमाल करके इसको ले सकते हो आराम से और घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन अ लार्ज ट्रांसफार्मर अ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इज यूज टू मिनिमाइज कह रहे लार्ज ट्रांसफार्मर में स्टेप कोर होती है। स्टेप कोर मीन्स क्या होता है? स्टेप कोर मीन्स होता है या तो हम अप कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर को डाउन कर रहे हैं, यानी कि या तो अप ट्रांसफार्मर है या डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब या तो ये किसी वोल्टेज को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, तो लार्ज ट्रांसफार्मर में कोर का क्या काम रहता है? कोर का काम रहता है यूज फॉर द कॉपर एंड कॉपर लॉस, है ना। स्टेप अप अरेंजमेंट में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मिनिमाइज करता कॉपर एंड कॉपर लॉस, यानी कि यूज किया जाता है कॉपर के साथ और मिनिमाइज करता है कोर को लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस को मिनिमाइज कर देता है। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, और हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को फिर यहाँ पे डील कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन हैं दोनों, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। चलिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मैथ्स का है, आपने अगर डिप्लोमा किया है तो मैथ्स पढ़ा होगा। तो आइगन वैल्यू कैसे पता चलती, यूजिंग द कैले हैमिल्टन थ्योरम। कई लोग सोच रहे होंगे सर कैले हैमिल्टन क्या है। तो दोस्तों जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आप ये जान जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको टेक्निकल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अगर एक एक पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, है ना, कैले हैमिल्टन, ये है कैले हैमिल्टन बोलते हैं। तो अगर मैं एक एक बात करूँ यहाँ पे तो फिर ये टॉपिक नहीं हो पाता। तो हमें बस नॉर्मली पता होना चाहिए कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट ओन मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे जो अल्फा दिख रहा है ना, यही आपका ए मैट्रिक्स की तरह है, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, ए है सर 8 2 8 8, है ना। और ये लैम्डा है। और यहाँ पे आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब 1 0 0 1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 8 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 0 माइनस 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे 8 माइनस 0 यानी कि 8 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका 8 माइनस लैम्डा आ जाएगा, कितना आएगा 8 माइनस लैम्डा। तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास बनेगा 8 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और यहाँ पे -16 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस लैम्डा, है ना। एक बार इसे लिख सकते हैं, और ये -16 है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, तो +4 कर दूंगा मैं एक बार, और एक बार मैं कर दूंगा 8 माइनस लैम्डा -4, है ना, -4 कर दूंगा, इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे लैम्डा इक्वल टू एक वैल्यू आपको मिलेगी सॉल्व करने पर, एक तो आई 12 यानी कि 12, और ये 8 माइनस 4 होता है हमारे पास 4 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू आएगा 4। तो आपके पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाती हैं 12 और 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिएगा 12 और 4। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है 12 4, दूसरे ऑप्शन में दिया है 6 10, तीसरे में 8 8 और चौथे में 13 3। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। वैसे भी यहाँ पे दिया गया है, तो हमें कैलकुलेशन इसकी आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कितना ईजी पेपर आया है, बस आप ये याद रखो, जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा वो आसानी से यूपीआरबी में क्रैक कर लेगा दोस्तों। बहुत ईजी पेपर है, यकीन मानिए। बस 4 से 5 क्वेश्चन ही टफ होते पूरे पेपर में। जबकि अगर आपको टेक्निकल अच्छे से आता है, उसी में कई लोग कहते हैं इससे क्वेश्चन आए, इससे आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा कुछ नहीं है तो आप डेफिनेटली कुछ भी कहते रहेंगे, ना तुम्हें समझ में आएगा ना और किसी को समझ में आएगा, है ना। बट लेकिन आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाते हैं। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम क्या कहलाता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या टर्मिनोलॉजी में, रोम क्या है। तो रोम का मतलब होता है दोस्तों, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, रैम क्या होता है, ये रैम जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग, रैम को क्या बोलते हैं, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग यहाँ पे कह देते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं ना, लिखा रहता है 4 GB ऑब्लिक 128 GB। तो आपको पता है ये क्या है, ये 4 GB जो लिखा है ना, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये आपका क्या है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है, आपकी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक्सपेंडेबल मेमोरी होती है। क्या होती है, एक्सपेंडेबल मेमोरी। तो एक और क्वेश्चन पेपर है पूछता कि एक्सपेंडेबल मेमोरी कौन सी होती है, रीड होती, रोम होती है ना, या ई प्रोम होती, कुछ भी ऐसा लिख देगा। तो आपको पता है एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल मतलब जिसे बढ़ाया जा सके 128। 4 GB को आप बढ़ा नहीं सकते, ये आपका फिक्स होता है 4 GB। ये आपके सॉफ्टवेयर के लिए होती है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर, इंटरनल सॉफ्टवेयर, जो पहले से इनबिल्ड है। इंटरनल सॉफ्टवेयर को की मेमोरी को सेव करने के लिए इस रैम का उपयोग किया जाता है। इंटरनल जैसे आपका पहले से जो ब्राउज़र है या गैलरी है जो बना हुआ है वो 4 GB में ही होंगे, ठीक है। तो ये हमको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप अच्छे से जान पाए होंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे और नेक्स्ट समझते हैं।
तो ये अब पावर प्लांट का एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, ये अपन को आना चाहिए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशिएंट टाइप ऑफ पावर प्लांट, इनमें से कौन सा इफिशिएंट टाइप ऑफ पावर प्लांट है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट पता है 97% यूज, है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट है सबसे इफिशिएंट, हाइड्रो पावर प्लांट सबसे इफिशिएंट है। नेक्स्ट है अ लैम्प हैज़ अ टोटल फ्लक्स ऑफ 1200 ल्यूमेन, 1200 ल्यूमेन, कैलकुलेट द MSCP ऑफ द लैम्प। MSCP यहाँ पे कितना होगा, ये 1200 ल्यूमेन्स दिया गया। लैम्प हैज़ अ टोटल फ्लक्स ऑफ 1200 ल्यूमेन्स, देन कैलकुलेट द MSCP। तो MSCP क्या होता है यहाँ पे, ये कैंडल, अब कैंडल पावर पूछ रहा है, कैंडल पावर तो फॉर्मूला होता है टोटल पावर, ये टोटल पावर कितने है, कितनी है, और अपॉन डायमीटर का स्क्वायर। तो डायमीटर यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो उसके अनुसार निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ हम लोग इसको कर सकते थे। तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1200 बटे, है ना, अपॉन यहाँ पे आ जाता है अपने पास डायमीटर हम लोग ले, तो डायमीटर अप्रोक्स लेते हैं इसमें डियर 150 के आसपास, है ना। तो अगर हम 15 यहाँ पे लिख दें, कितना लिख दें, 15 यहाँ पे लिख दें, तो आप कैलकुलेट करिए इसे ज़रा कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, ये 16 कर देते हैं, 16 मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेते हैं, तो उसके अनुसार हम लिख देंगे। तो आप कैलकुलेट करिए, ये आएगा 600/8, 300/4, तो लगभग 300/4 मिलेगा। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 300/4 को, तो आएगा तो 75 समथिंग आपको मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 95 है, तो इसके अप्रोक्स आंसर फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो कि फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो हमें ये चीज़ें आना चाहिए। चलिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि एक बहुत ही खास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का BCD कन्वर्टर के लिए क्वेश्चन आया था, जिसमें 25वां जो नंबर था ना 25, उसे BCD में कन्वर्ट करना था। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द 23 इज, तो 23 दिया है एक डेसिमल नंबर, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप 2 से डिवाइड करिएगा और आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखोगे 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 22 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 1, है ना, 2 पंजे 10, तो 1 आया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 आया, और 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आया, 0 आया, कितना है 0। तो हम लोग देखते हैं नीचे से ऐसे काउंट करते हैं, है ना, इस तरीके से चलता है पूरा। तो ये वाला क्या होता है, MSB, इसको क्या बोलेंगे, MSB। और इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे LSV। तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। देखिए आपके सामने आ गया आंसर की नहीं बेटा। बस इसी तरीके से आप लोग करते जाइए, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस तरीके के, ठीक है ना। फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑल जीरो सिस्टम। देखिए थर्ड ऑर्डर GS बराबर थर्ड ऑर्डर फंक्शन कैसा होता है, और ऑल जीरो सिस्टम बोला है, पोल्स नहीं बोला, पोल्स मतलब नीचे। तो थर्ड ऑर्डर ऑल जीरो सिस्टम, जीरो का मतलब हो गया ऊपर कोई चीज़ कनेक्ट है, 1 + ST की पावर कितना है 3, ये ऐसा दिया गया। थर्ड ऑर्डर तभी होगा, अगर नीचे लिखते 1/1 + ST की पावर 3, तो ऑल ऑर्डर यानी कि थर्ड ऑर्डर ऑल पोल सिस्टम ये कह रहा था। क्या कह रहा था, पोल सिस्टम। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका पता है कैसा बनता है ये, इसका मतलब आपसे पूछा है बोडे प्लॉट। तो बोडे प्लॉट कैसा आता है अगर थर्ड ऑर्डर हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट जीरोस हो, फर्स्ट जीरो हो, या सेकंड जीरोस हो, या थर्ड जीरो हो, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो के लिए होता है प्लस 20 dB पर डिकेड, ठीक है। और इसके लिए होता है टू सेकेंड ऑर्डर के लिए प्लस 40 dB पर डिकेड, और थर्ड ऑर्डर जीरो के लिए होता है प्लस 60 dB पर डिकेड, ठीक है। और अगर हम पोल की बात करें तो -20 dB पर डिकेड, सेकेंड ऑर्डर जीरोस के लिए -40 dB पर डिकेड, थर्ड ऑर्डर जीरोस के लिए -60 dB पर डिकेड। और अगर हम इसमें बात करें कि ये dB पर डिकेड है, अगर dB पर ऑक्टेव के फॉर्म में हो, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, एक क्वांटिटी ऑक्टेव भी होती है। तो इसके लिए आता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर वाला लिखा हुआ है ना, इसके लिए आता है 6 dB पर ऑक्टेव, पर ऑक्टेव। और सेकंड जीरोज है ना, सेकंड जीरो से इसके लिए क्या आता है 12 dB पर ऑक्टेव।
थर्ड के लिए क्या आता है, इसके लिए आता है 18 dB पर ऑक्टेव। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऑक्टेव क्वांटिटी। खैर यहाँ पे तो दिया नहीं था, यहाँ पे तो यही दिया था, तो आराम से आंसर क्या हो गया 6 dB पर डिकेड आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आप लोग सभी लोग नोट भी करते जाएं अपनी कॉपी में ताकि बढ़िया तरीके से तैयारी होती रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ एवरेज लाइफ स्पान विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य होगा, है ना? एवरेज लाइफ ऑफ स्पान की बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा सत्य होगा, एवरेज लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एलईडी इनकैंडेसेंट बल्ब सीएफएल या इनकैंडेसेंट बल्ब सीएफएल एंड एलईडीज, सीएफएल एलईडीज एंड इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडी की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, फिर सीएफएल, फिर इनकैंडेसेंट लैम्प। तो यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर डियर स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एलईडी की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। अगर पहले एलईडी आ जाती तो सीएफएल का कोई फिर रोल ही नहीं था, सीएफएल का तो कोई रोल ही नहीं था, सीएफएल तो है ना पहले आ गई थी, सीएफएल पहले आ गई थी, तो एलईडी अगर आ जाती तो सीएफएल का फिर कोई रोल नहीं था, है ना? क्लोरोफ्लोरो इसमें होता है, लिक्विड होता है जिससे ये बनता है और ये काम करती है एलईडी। ठीक है, तो आई होप हमें ये चीज़ थोड़ी सी बहुत अच्छे से ढंग से बेहतर ढंग से पता होना चाहिए थी। चलो अच्छी बात है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो बहुत बढ़िया है। तो ऑप्शन 4 इज़ योर राइट आंसर। तो एलईडी अच्छी इफिशियंसी देती है, एवरेज लाइफ टाइम इसका ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग बात करें अगर इसमें और पॉइंट्स की तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बताओ कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क तो दो मोटर का होता है, एक तो होता है अपने पास डीसी सीरीज मोटर और एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो अब इन दोनों में से अपन को चयन करना है, यहाँ पे ऑप्शन अपन को दोनों दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई, है ना? हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसमें, स्टार्टिंग के टॉर्क की बात करें, देखिए एक तो होता है रनिंग टॉर्क, तो अगर रनिंग टॉर्क की अगर बात करेंगे तो रनिंग टॉर्क तो आपका सबसे ज़्यादा होता है फिर कम्युलेटर में, है ना? इसमें होता है रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क मैक्सिमम, रनिंग टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। रनिंग टॉर्क कैसा होगा दोस्तों, मैक्सिमम होगा। लेकिन डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, इसमें ये मैक्सिमम होगा डियर। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज योर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो अब रैम स्टैंड्स फॉर, अभी आपसे रोम पूछा था, अब फिर से पूछ लिया गया इसमें 51 क्वेश्चन क्या है, रैम स्टैंड फॉर। तो अभी बताया था मैंने, रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को क्या बोलते थे, रीड ओनली मेमोरी। तो अभी पहले रोम पूछा गया था, रीड ओनली मेमोरी, अब रैम पूछ लिया गया। देखो कितना अच्छा पेपर आया बेटा, कितना अच्छा पेपर है ये, देखो ना आप लोग। अब अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ तो यार फिर बहुत बेकार बात है। अब मैं इतनी मेहनत करा रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको सारा दे रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पेपर यहाँ पे आरबीएनएल पीसीएल के भी सॉल्व करवा के डाल चुका हूँ, उनको आप आराम से प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये मेरी पॉलिसी है कि भाई मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे, और यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पिछले मैं 4-5 साल से आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं बहुत कंटेंट आपको दे रहा हूँ। अभी मैं स्पेशल एक जेईई का बैच लेके आने वाला हूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना? और बाकी तो आप मुझसे फिर पढ़ ही सकते हो, परचेसिंग वाले जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। चलो इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर यील्ड्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट, किसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बताइए। तो देखो SF6 होता है, वैक्यूम होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट है, एयर ब्रेक है, कई प्रकार के हैं। लो मेंटेनेंस सबसे कम किस में आती है, तो SF6 ही, है ना? SF6 ही। और सबसे इफिशिएंट कौन सा होता है, एकदम से काम करता है, वो है एयर ब्लास्ट, वो है एयर ब्लास्ट जो एकदम से काम कर जाता है ना, इफिशिएंट ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लो मेंटेनेंस किस में आता है, SF6 में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है पेपर में, तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा की जा रही है आप लोगों के लिए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है, देख पा रहे हो, आप बॉक्स से बना हुआ है, तो उसको हम छोड़ देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है,
चलो इस क्वेश्चन को अपन लोग देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन अपन को दिया गया है, क्या है उस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यूटिलाइज द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंट। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यूटिलाइज द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंट, है ना, इनमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प, तो आपको पता है फ्लोरेसेंट लैम्प ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन की बनी होती है, तो इसमें वो यूज़ होता है, फ्लोरेसेंट यूज़ होता है, मटेरियल है फ्लोरेसेंट, जैसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन में भी फ्लोरेसेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑल मेटेलिक पार्ट शुड बी अर्थ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू, तो किस मेटेलिक पार्ट में अर्थन प्रॉपर्टी होती है ना, ऑल मेटेलिक पार्ट, तो ये देखिए ध्यान समझना, ऑल मेटेलिक पार्ट शुड बी अर्थन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, तो आई आर रूल कौन सा होता है, आई ई आर रूल, ये 90 है, आई आर रूल कौन सा है, आई ई आर रूल 90, आई आर रूल 90 के हिसाब से कि जितने भी मेटेलिक पार्ट्स होंगे उन सभी में अर्थन प्रॉपर्टी होगी, मतलब अर्थ वगैरह तो उसमें आएगी, तो आई आर रूल 90 है, इसको आप याद रखेंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही खास ये रहा, और डीसी मोटर का भी यहाँ पे क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ सेलियंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ द रीडिंग अक्रॉस द लाइन इज 2850 वोल्ट एंड 2450 वोल्ट, ये मिनिमम वोल्टेज रीडिंग है अक्रॉस द लाइन, है ना, इतना वोल्टेज मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज, द लाइन करंट फ्लक्चुएटर बिटवीन द 380 एम्पियर टू 300 एम्पियर, ठीक है, कितने से कितने आ रहा है, 380 एम्पियर से 300 एम्पियर इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, जितने भी बच्चे अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बेटा, डेफिनेटली आप फोड़ दोगे एग्जाम, आप फोड़ दोगे, यस। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है अपने पास कौन सा एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस, एक्स डी बराबर क्या होता है, वी मैक्स अपॉन यहाँ पे क्या होता है, वी मिन, है ना, इसी तरीके से ये वाला होता है क्वाड्रेचर एक्सिस, इधर पे क्या होता है, वी मिनिमम अपॉन यहाँ पे हो जाता है आई मैक्सिमम, तो ये मैंने जरा गलत लिख दिया था, ये है आई मिनिमम, है ना, तो इतना अपन को पता होना चाहिए, अगर आपको इतना पता है लो हो गया क्वेश्चन, एक डायरेक्ट एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, देखिए सर मैक्सिमम वोल्टेज तो यहाँ पे दिया है 2850 और मिनिमम करंट कितना है, कितना दिया 300, तो आप इसे कैलकुलेट करिए, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 सत्ते सॉरी 3 छिंग 18, है ना, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 3 नाम 27 होगा और 15 आएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.5 ओम, तो 9.5 ओम आपको मिल गया, ठीक है सर, ये तो आ गया डायरेक्ट एक्सिस। अगर क्वाड्रेचर एक्सिस की बात करें, एक्स क्यू इक्वल्स टू मिनिमम वोल्टेज लेना है, दैट मीन 2450, और यहाँ पे 380 क्या है करंट मैक्सिमम, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो इसे काटेंगे तो 6.44 ओम आएगा। तो अब बताइए आपके पास डायरेक्ट एक्सिस कितना निकल के आया, एक्स डी सर निकल के आया, एक्स डी निकल के आया 9.5, ये 9.5, और एक्स क्यू कितना निकल के आया, एक्स क्यू निकल के आएगा 6.44, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। देखिए कितना शानदार और बढ़िया क्वेश्चन था, बस हमें ये पता होना चाहिए भाई डायरेक्ट एक्सिस क्या है और ये क्वाड्रेचर एक्सिस क्या है, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, द यूनिफॉर्म 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द लेंथ कितना दिया है, 400 मीटर, ठीक है, विथ अ करंट दिया आपको 2 एम्पियर पर मीटर, है ना, तो यहाँ पे 400 मीटर दिया था, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आ जाएगा 800 एम्पियर,
टोटल कितना है 800 एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल वायर ऑफ, रेजिस्टेंस आपको कितना दिया, रेजिस्टेंस आपको दिया 0.6 ओम पर मीटर। इसमें भी आप 400 गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, ये 400 6 चौके 24 यानी कि 240 ओम रेजिस्टेंस हो गया। द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इफ द डिस्ट्रीब्यूटर फीड फ्रॉम वन एंड। तो यहाँ पे बताओ मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा दोस्तों, बी बराबर आपके पास क्या होता है, आई आर होता है। बी बराबर कितना होता है बेटा, बी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर आ गया अपने पास 240, है ना, ये आ गया 240, और कितना आ गया हमारे पास 240, और ये कितना है 8, ये कितना है, ये 800। इसमें दिया है रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, इतना कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड फ्रॉम वन एंड। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर वन एंड से फीड करे तो कितना होगा, वोल्टेज बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें लॉजिकल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिस तरीके से आप करते हैं तो आप इसमें आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आई बराबर क्या था, 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर पर मीटर, तो 400 मीटर की लेंथ थी, इसको सॉल्व कर दिया 800 आ गया, 0.6 था, ये 400 था, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 0.6 ओम पर किलोमीटर, सॉरी ये पर किलोमीटर है, नीचे कितना है किलोमीटर, तो किलो का मतलब क्या हो गया, नीचे हो गया 1000, है ना, ये 1000 हो गया, यानी कि 240 बटे 1 है, ये तो 1000 आ जाएगा नीचे, है ना। तो 6 चौके 24, तो यहाँ पे 800 आपके पास क्या हो गया, करंट हो गया, मैंने आगे पीछे इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 240 बटे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। चलो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करिए और आंसर बताएंगे कितना आएगा। तो ये किलोमीटर था तो 1000 हो गया था, ठीक है ना, पर किलोमीटर आपको दिया था, और ये 400 मीटर होता है, तो हम लोगों ने इसमें रख दिया किलो और मीटर, जो था है ना, 400 मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर, किलो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, 0 से 2 0 कटे, तीसरे से ये कटा, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, 2 हासिल लगी 3, 8 दूनी 16, और ये 192, तो 192 यहाँ पर अपन को मिल रहा है वोल्ट। 192 कितना मिल रहा है, 192 वोल्ट बेटा यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो और कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे रियल आंसर तो 192 वोल्ट होगा, और फिर इसमें बोला है कि फीड फ्रॉम वन एंड, तो वन एंड पर आ रहा है, तो टोटल हम लोग करेंगे 192 प्लस 192, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट 4 और 384 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर होगा जो वो 384 के आसपास होगा, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो खैर यहाँ पे 480 दिया है, मुझे नहीं पता क्यों दिया, लेकिन जो भी है इसका रियल एनालिसिस यही होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी आपको अगर और कुछ इसका लगता है तो डेफिनेटली आप रिप्लाई करें, कमेंट में अपना आंसर दें कि हाँ सर ये कैसे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता चल जाता है तो वेरी गुड, आप बता दें, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे यहाँ पे लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितने लोग भी आरवीएन का एग्जाम देने वाले हैं। चलो तो जल्दी से हम लोग और बाकी की 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लेते हैं इस लेक्चर में। और इसमें क्या बोल रहा है इसको और जल्दी से ध्यान से समझ लीजिए, और तभी आप वीडियो को एंड करना पूरा अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या बोल रहा है, इन अ ओपन सर्किट और लाइट लोड ट्रांसमिशन लाइन इफ द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड इज हायर देन द वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड। तो ठीक है, अगर आपका लोड का वोल्टेज ज़्यादा हो गया है ना सप्लाई वोल्टेज से, तो करंट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। इस केस में क्या होता है, करंट रिवर्स, इसमें करंट रिवर्स हो जाता है इफ़ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज हायर देन द सेंडिंग एंड, तो रिवर्स हो जाएगा। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेरेंटी इफेक्ट, है ना। सीवेक इफेक्ट क्या होता है, सीवेक इफेक्ट जो होता है ये फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर में होता है ना, ये फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर में होता है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर विच गिव द फीडबैक डिफ्लेक्शन ऑफ अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो सेंसिटिविटी बराबर होता है 1 अपॉन करंट, यानी कि 1 अपॉन 1 मिली, यानी कि 10⁻³ ऊपर जाएगा कितना मिलेगा 1000, तो कितना आएगा 1000, यहाँ पे आंसर निकल के अपने पास आ जाता है। कितना आ जाएगा 1000, यहाँ पे 1000 आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर, सभी को क्लियर है, नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया ये भी हम लोग सुन लेंगे। द मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ अ निकल क्रोमियम इज अबाउट।
तो निकल क्रोमियम सबके लिए अलग होता है, आयरन कॉन्स्टेंटन निकल, निकल क्रोमियम, क्रोमियम आइंस्टेंटन, क्रोमियम आयरन, इनका अलग होता है। तो ये आप स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लीजिए 1150। 1150 कितना होता, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी मैं एक रेंज बता देता हूँ, ये होता है 1112 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 1227 तक के आसपास, ठीक है, इतने तक होता है। तो हमें एक रेंज ये पता होना चाहिए, तो आंसर हम लोग लगा देंगे 1112 से इसके बीच, तो आंसर हो गया 1150। इसमें जरूरी नहीं है 1150 हो, 1128 1130 भी दे सकते थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आज तक के इस क्वेश्चन सीरीज में आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आगे के 20 क्वेश्चन के साथ, इनको आप अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।